जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एफटीडी एरिया में। तो आज हम बिहार पुलिस सेल्फ प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 7 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले 6 प्रैक्टिस टेस्ट चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाके देख लें। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? तो ये सभी को पता होगा, ए सेंट पीटर्सबर्ग से। अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस इज गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड। 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव 1 द 4 सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन। अगला यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स भरना है सीधा सीधा। द फार्मर्स डैश देयर फार्म्स इफ दे हैड नोन दैट अ थंडर स्टॉर्म वाज अप्रोचिंग। तो फार्मर्स अपने फार्म को छोड़ देते अगर वो जानते कि तूफान आने वाला है, तो वुड हैव लेफ्ट। अगला प्रश्न, अधिकतम साधारणता प्रयुक्त वाट मापी है, तो ये कौन सा वाट मापी है? तो ये है चल लोहा प्रकार डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? तो इनमें से इन चारों में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है ये बताना है आपको। तो ये है कपास धागा। अगला प्रश्न है, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर है, तो ये कितना है? तो ये है +6 ए आंसर। अगला प्रश्न है, फिक्ट्रोनल का सही मीनिंग बताना है आपको यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फैंसीफुल। अगला कल्टीवेटेड का सही मीनिंग कौन सा हो जाएगा इसमें? जी हाँ, क्रूड। अगला प्रश्न है, पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ये ए अवसादन विधि के द्वारा चाक और पानी के मिश्रण को अलग किया जाता है, ए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ दोस्तों अगला प्रश्न है, ही हैज हैबिट ऑफ गेटिंग इनटू अ रो ओवर ट्रिवियल मैटर। तो इसका आंसर हो जाएगा पिकिंग अप अ फाइट। गेटिंग इनटू अ रो, यहाँ पे बोल्ड गेटिंग इनटू रो का मतलब पिकिंग अप इन अ फाइट। अगला प्रश्न है, नाइदर द जज नॉर आई एम रेडी टू अनाउंस हु इज द विनर। तो यहाँ पे आई एम रेडी टू अनाउंस हु इज द विनर के लिए क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ये हो जाएगा ए आई एम रेडी टू अनाउंस हु द विनर इज। चलिए अगला प्रश्न है, वन हु लिव्स सर्वाइव एंड अदर लिव्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ये होगा पैरासाइट। अगला प्रश्न है, 4 वर्ड्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब इसमें से सही कौन सा है? सॉरी दोस्तों, तो आपको बताना है कि 12 में इन चारों में से सही कौन सा है। तो डी यही सही लिखा हुआ है, रिफरी, REFEREE, यही रिफरी का सही मीनिंग है। चलिए अगला प्रश्न है, पवित्र का सही संधिविच्छेद क्या है? पवित्र का सही संधिविच्छेद क्या होगा? तो ये होगा पो धन इत्र, डी। सभी पवित्र पो धन इत्र। चलिए अगला प्रश्न है, कर्म कारक की विभक्ति है, कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है? तो यह है द्वितीय विभक्ति, बी। अगला प्रश्न है, शब्द को जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, डी। अगला, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग सभी को पता होगा, गीदड़ी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला है, रामकृष्ण बुद्ध कलकत्ता कामायनी सूर्य आदि क्या हैं? तो रामकृष्ण बुद्ध ये सभी व्यक्तिवाचक हैं, इसी प्रकार कलकत्ता कामायनी सूर्य आदि भी व्यक्तिवाचक हैं। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जैन साहित्य को अंग कहते हैं, वेद सनातन साहित्य को कहते हैं, और त्रिपिटक बौद्ध साहित्य को कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य को, वेद सनातन साहित्य को, और अंग जैन साहित्य को। यदि AB रुधिर वर्ग, देखिए दोस्तों, AB ब्लड ग्रुप वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे रक्तदान की आवश्यकता है। निम्नलिखित से किससे वह अपना रक्तदान ले सकता है? मतलब किससे रक्त ले सकता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, AB सभी से रक्त ले सकता है। AB एक सर्वग्राही होता है, इसलिए वो पत्नी, पुत्र, मित्र और पुत्री चारों से ले सकेगा, अर्थात डी सभी। अगला प्रश्न है, रुक्षांश या मोटा चारा जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग है में काफ़ी मात्रा में होता है, ना पचने योग्य। तो ये होता है सेलुलोज एवं लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, दास का पर्यायवाची शब्द चुने। तो दास का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पे भृत्य।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले पूर्वोपर संबंध के साथ प्रयुक्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो संज्ञा के बदले जो संबंध के साथ प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम के स्थान पर प्रयुक्त हो गया वो या वह। इस तरह पाणिनि का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, पाणिनि का संबंध है संस्कृत व्याकरण से, और इनकी एकमात्र पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इनकी पुस्तक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक की सहायता की थी? तो प्रथम याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी, और इसमें जो इसका सबसे ज़्यादा सहायता किए थे वो थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, और इनकी एकमात्र पुस्तक है अर्थशास्त्र। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना किसकी अनुमति से की? तो ये सबसे पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, और ये जहांगीर के शासनकाल में की थी। सर टॉमस रो भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये सभी को पता होगा, ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? जो महाराष्ट्र के थे प्रार्थना समाज के संस्थापक सभी को याद होगा, MG रानाडे, महागोविंद रानाडे जी। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अगर भारतीय का पूछा जाए तो राजा राममोहन राय का था, ध्यान रखेंगे। अगला, भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, यह घोषणा स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, ओरविले आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो ये पांडिचेरी में स्थित है, और सभी को पता होगा पांडिचेरी में महर्षि अरविंद ने, किसने? अरविंद घोष ने इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो ये चंपारण, जिसे तीन कठिया आंदोलन भी कहते हैं। तीन कठिया आंदोलन का संबंध नील की खेती से था, अर्थात प्रत्येक 20 कट्ठे पर 3 कट्ठे पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी, और नील की खेती से खेतों को बहुत नुकसान होता था, इसलिए ये आंदोलन किया गया था, और सर्वप्रथम यहीं पे महात्मा गांधी आए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, ये भी सही है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये भी सही है। मधुशाला सुमित्रानंद की रचना है, ये गलत है, और ये सही है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी, मधुशाला सुमित्रानंद पंत। चलिए अगला प्रश्न है, अश्व अक्षांश का संबंध है, तो अश्व अक्षांश का संबंध किससे है? ये हो जाएगा सी, 30 से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश से। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापक्रम से ध्रुवीय हिमशिखर पिघल जाएंगे, इस कारण यह एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चिंता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप तो जब हिमनद पिघलते हैं तो सभी को पता होगा दोस्तों, बाढ़ आती है, नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। जैसे अभी उत्तराखंड में हिमनद पिघलने से बाढ़ आ गई है, और बहुत जान माल के नुकसान हुआ है। सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वहाँ जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है, तो ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। और एक बात दोस्तों, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियो अभी जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न परीक्षा के नए पाठ्यक्रम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ आपको SSC GT से लेके MTS तक सारी तैयारी कराई जाएगी, और बिहार पुलिस की तो कराई ही जा रही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पे स्थित है? तो ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जम्बोजी नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? तो ये है बी, डेहरी ओ सोन। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? तो ये चेन्नई में बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो
सरिस्का पक्षी विहार है इस वक्त राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा मरुद्भिद है? मरुद्भिद यानी कि रेत मरुस्थल में होने वाला, मरुस्थल में पौधा कौन सा है जो मरुस्थल में होता है? तो ये करील का पौधा है। इसके अलावा कैक्टस का पौधा आदि भी मरुस्थल में होता है, जिसे मरुद्भिद पौधा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये नासिक शहर है, और नासिक शहर में ही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प परिसंघ एवं कन्फेडरेशन के मूल अंतर को स्पष्ट करता है? तो देखिए दोस्तों, कन्फेडरेशन का केंद्र से सीधा संपर्क नहीं होता है, अर्थात इसमें कौन सा हो जाएगा? ये परिसंघीय इकाई राज्यों से सीधा संपर्क रख सकता है, कन्फेडरेशन नहीं, राज्यों से इसका सीधा संपर्क नहीं होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की उपलब्धता समानता को कमजोर करती है, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जॉनी गोल्ड फिंगर ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की अनुसूची जिसके द्वारा राज्य विधानमंडल एवं पंचायतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, जिस प्रकार 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच होता है, तो ये कौन सी अनुसूची है? तो ये 11वीं अनुसूची है। और अगर कहा जाए कि पंचायत चुनाव कब जोड़े गए थे, तो ये 82वें अनुसूची 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में किसकी नियुक्ति से पूर्व से जारी कॉलेजियम व्यवस्था समाप्त हो जाएगी? तो ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना निम्न में किनके बीच संचार एवं सेवाओं के एकीकरण से संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय से सरकार से ग्राहक सही है, सरकार से व्यवसाय ये भी सही, अर्थात डी। चलिए अगला प्रश्न, जन योजना किसने प्रस्तुत की थी? जन योजना पीपुल्स प्लान किसने सबसे पहले प्रस्तुत की? तो ये MN राय ने। अगला प्रश्न है, GNP तथा NNP के मध्य संबंध है? GNP तथा NNP का मध्य क्या संबंध है? तो ये पूंजी अवमूल्यन के समान। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति कुछ कारणों से उत्पन्न होती है, तो वे कारक जिससे मांग में बढ़त आती है सही है, वे कारक जिसे आपूर्ति में कमी आती है ये भी सही है, अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक दृढ़ता ये भी सही है, अर्थात बी 1, 2 और 3 तीनों से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में किसके अयस्क अवसादी चट्टानों में नसों के रूप में पाए जाते हैं? तो ये सीसा और जस्ता के अयस्क पाए जाते हैं, अर्थात ए और बी। चलिए अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला कीटनाशक बुराक्लोर का उत्पादन कौन करता है? तो ये करता है HIL, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा देश में प्रयुक्त होने वाला कीटनाशक कौन सा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, बुराक्लोर। और इसका उत्पादन कौन करता है? तो हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड HIL। चलिए अगला है, किसने कहा वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स मैन डिके, अर्थात जहाँ संपत्ति संचित होती है वहाँ मनुष्य का क्षय हो जाता है, ये गोल्ड स्मिथ ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा किस दौरान दिया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, ATM का विस्तृत रूप है? तो ATM का विस्तृत रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यावश्यक है? तो काम करने के अनुकूल हैंडसेट ये सही है, सेवा प्रदाता नेटवर्क ये भी सही है, सिम कार्ड ये भी सही है, अर्थात उपरोक्त सभी। अगर इनमें से भी कुछ नहीं रहेगा तो आपका मोबाइल फ़ोन किसी काम का नहीं रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का विस्तारित रूप क्या है? तो सभी को पता होगा इंटरपोल का विस्तारित रूप है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है, उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है, तो टुकड़ा क्या करेगा? तो ये दोस्तों केंद्र से आवागमन की गति करेगा। अगला प्रश्न है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो क्या तापमान होगा दोस्तों? सभी तुरंत जवाब देंगे, जी हाँ, ये 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, लाउड स्पीकर में पहले यहाँ से विद्युत ऊर्जा जाती है, ये V मतलब विद्युत समझिएगा, फिर यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा होती है, बनती है, फिर यांत्रिक से वो ध्वनि के रूप में परिवर्तित होती है, ध्वनि के रूप में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले विद्युत ऊर्जा जाएगी, फिर यहाँ यांत्रिक ऊर्जा बनेगी, फिर यांत्रिक से ध्वनि।
तो विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि बी। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ये है न्यूट्रॉन। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बायल नियम को प्रदर्शित करता है? तो ये ए, जब समय और ग्राफ सीधी रेखा में हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? तो ये मीथेन को कहते हैं। सॉरी दोस्तों, बैटरी यहाँ पे लो हो गई है, इसलिए प्रश्न आज जल्दी समाप्त करने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है धातु की प्रकृति होती है? तो धातु की प्रकृति उदासीन होती है। अगला प्रश्न सोडा वाटर है? तो सोडा वाटर गैस द्रव विलयन है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है पौधा कोशिका का पावर हाउस? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक में नहीं बदलता? तो ये गेहूँ नहीं बदलता है, बी। चलिए अगला प्रश्न है नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है? तो ये हृदय की धड़कन ज्ञात करता है, सी। अगला प्रश्न है रेशम के कीड़े का पालन? तो ये सेरीकल्चर कहलाता है, डी। अगला सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है? तो प्रोग्राम कहलाता है। अगला प्रश्न सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी हैं? तो सुपर कंप्यूटर किसके लिए उपयोगी हैं आपको तो पता ही होगा दोस्तों। तो ये इनपुट आउटपुट डेटा प्रोसेसिंग के लिए, डाटा रिट्राइवल ऑपरेशन के लिए, मैथमेटिक्स, इन सभी के लिए। अगला प्रश्न जब एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? तो ये दोस्तों टर्मिनल की होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो ये हेरोडोटस को कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर यूनानी ना भी कहा जाए तो भी हेरोडोटस ही होगा, और ये भी ध्यान रखेंगे कि हेरोडोटस यूनानी थे। अगला प्रश्न जहांगीरी महल स्थित है? तो जहांगीरी महल आगरा के किला में स्थित है। अगला प्रश्न है वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थी, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? तो ये दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला प्रश्न ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं? तो ऋतुएं पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अक्ष 23 डिग्री से झुका है, इसलिए होता है। उपयुक्त बी और सी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक में स्थित है। अगला प्रश्न चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये यूपी, एमपी और राजस्थान से होकर बहती है, उत्तर ए। अगला प्रश्न है मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। चलिए अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद के कितने स्तर हो सकते हैं? तो ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये तीनों हो सकते हैं। इस प्रकार ये सभी 100 प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।